हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द डिस्कशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिस्प्यूट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में कहाँ बात की गई है, आर्टिकल 131 में, और ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उससे अधिक स्टेट होते हैं, उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। सेकंड हमारा बिटवीन टू और मोर स्टेट। थर्ड हमारा बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ टू और मोर स्टेट। एंड डी है हमारा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ऑन द वन साइड एंड मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि यहाँ पे जहाँ पे भी ओरिजिनल जुडिक्शन आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इंटर स्टेट होना चाहिए या सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि वहाँ इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन के बारे में बात आती है। तो यहाँ पे भी आपका वैसा ही स्टेटमेंट सी को अगर आप देखेंगे तो वैसा ही है, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ टू और मोर स्टेट, मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल्स की ही बात की जा रही है। तो यहाँ हमारा इनकरेक्ट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही यहाँ से एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट इज required by the constitution to receive an address by each house of parliament supported by a majority of total membership of house and by the prescribed majority of members of the house present and voting. The prescribed majority is, तो बोल रहा है कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट को जरूरी होता है कि उनको पार्लियामेंट से एक मेजोरिटी प्राप्त हो। वो मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप की होती है, लेकिन वो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वहाँ पे अगर रिमूव करना हो तो आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ जज की बात की जाए तो यहाँ पे जज को जो रिमूव किया जाता है उनको किया जाता है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत रिमूवल का प्रोसीजर दिया हुआ है। एंड इनको जो रिमूव किया जाएगा वहाँ पे पार्लियामेंट का कंसेंट होना जरूरी है, मीन्स पार्लियामेंट से पास होगी देन ही उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर इनके इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे अगर रिमूवल करना हो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को तो 100 मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए लोकसभा में एंड 50 मेंबर का कंसेंट होना चाहिए राज्यसभा में, अगर रिमूवल का मोशन लाना है तो। और एक बार जब रिमूवल का मोशन आ जाता है तो उस मोशन को रिफ्यूज़ करना है या तो फिर रखना है, ये लोकसभा में डिसाइड करते हैं स्पीकर एंड राज्यसभा में डिसाइड करते हैं हमारे चेयरमैन। एंड देन इनका जब एक्सेप्ट हो जाता है तो एक 3 मेंबर कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी का गठन होने के बाद वो कमेटी इंक्वायरी करती कि सच में वो जो जज थे वो क्या प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी से हैं, मतलब वहाँ पे उन पे जो मिसबिहेवियर है या जो उनकी इनकैपेसिटी वो प्रूव्ड होती है। अगर उनको गिल्टी फाइंड किया जाता है तो यहाँ पे एक स्पेशल मेजोरिटी से फिर पार्लियामेंट में रिमूवल का प्रोसीजर चलता है, देन प्रेसिडेंट अपना असेंट देते हैं और उनको इम्पीच कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन है जो कि एसेंशियल कंडीशन नहीं है जज के अपॉइंटमेंट होने के लिए। देखिए अपॉइंटमेंट होने के लिए इंडिया में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर अ सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स वहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, चाहे तो वो आपके प्रेसिडेंट के पोस्ट हों, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनकी बात हो, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनमें भी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन।
थर्ड ये कह रहा है मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उनका 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड डी हमारा कह रहा है एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, उनको एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट या उससे अधिक कोर्ट में एक के बाद एक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। तो अगर हम लोग देखेंगे बुक में भी कहीं भी तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जजेस के बारे में उनका मिनिमम एज के बारे में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जैसा हमारा स्टेटमेंट 3 कह रहा है मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नॉट पूछा तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एज के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है और ये हमारा करेक्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के रूप में एंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द, जो रूल और रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर को प्रैक्टिस करती है या प्रोसीजर को मेंटेन करती है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड हमारा सुप्रीम कोर्ट अलोन एंड डी हमारा सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कहीं भी बार काउंसिल के बारे में तो जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि बार काउंसिल खुद ब खुद अपना प्रोसीजर, बार काउंसिल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ब खुद अपना प्रोसीजर बनाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सी क्या है, सुप्रीम कोर्ट अलोन, सुप्रीम कोर्ट अकेले। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी अथॉरिटी को अकेले में बोल देते हैं आप अपना प्रोसीजर खुद चलाओ, खुद अपना प्रैक्टिस करो, खुद अपने लॉ को बनाओ, तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करेगा आपके जस्टिस सिस्टम को। तो यहाँ पे सी भी नहीं होगा। देन बी है हमारा सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट खुद करती है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ए हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर खुद करेगी तो वो कहीं ना कहीं कर्टेल कर सकती है हमारे जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि प्रेसिडेंट किस पे बाउंड होती है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगर एक तरह का कॉमन सेंस भी लगाएं तो। यहाँ पे अगर प्रोसीजर होता है वो सुप्रीम कोर्ट बनाती है एंड उसका अप्रूवल होता है प्रेसिडेंट का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन है हमारा द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो रूल मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट नहीं है एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट के लॉ से वो बाइंड नहीं है जो रूल मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट का। एंड रीजन ये कह रहा है ऑनली एंड इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर एंड फेवर। केवल और केवल एक इम्पार्शियल जो जुडिशियल सिस्टम होगी वो प्रोटेक्ट कर सकती है ह्यूमन के राइट्स को बिना किसी तरह के फियर के। तो यहाँ पे रीज़न तो हमारा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि कोई इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम होगी वही प्रोटेक्ट करेगी ह्यूमन राइट्स को। तो रीज़न तो हमारा करेक्ट है। अगर हम असर्शन को देखेंगे तो द रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो रूल मेकिंग पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं वहाँ पे होता है कि वो पार्लियामेंट उसमें डिसाइड करती है। अगर आप देखेंगे तो जो अमेंडमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है आपके पार्लियामेंट की, प्लस स्टेट अगर कंसर्न होता है तो स्टेट का भी आपको मेजोरिटी चाहिए होता है। तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पार्लियामेंट कहीं ना कहीं रूल करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ही इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे किसके कंसल्ट की ज़रूरत होती है। ए हमारा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सारे के सारे जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके कंसल्ट की जरूरत होती है। सी हमारा सच मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज डीम्स नेसेसरी, वैसे मिनिस्टर कैबिनेट के या प्राइम मिनिस्टर जिसको भी ज़रूरत लगे, मीन्स जो ज़रूरी हो। डी है हमारा सच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्स नेसेसरी, लगे कि जो जज ज़रूरी हैं इस बारे में कंसल्ट करने के लिए हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करना। देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब अपॉइंटमेंट होता है तो हम लोगों ने पढ़ाया कि वहाँ पे
जो अदर जजेस होते हैं उसमें होता है CJI होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर CJI का अपॉइंटमेंट करना हो तो वहाँ पे किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोर्ट की ही बात मानी जाएगी। तो अगर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करके अपने तरीके से किसी जज को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके फेवर में फैसला दे। बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है एंड द लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया है। देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। जो भी प्रेसिडेंट को लगे कि ये जरूरी है उनसे कंसल्ट करना, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए, हमारे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अपेयरिंग एंड प्लीडिंग इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्रोहिबिट है, उनको रोका गया है किसी भी तरह से अपेयर होने में या प्लीड करने में किसी भी इंडिया में कोर्ट में। बी, हमारा सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट इशू कर सकती है किसी भी लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए इंडिया में। सी है हमारा, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को उसके कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। डी है हमारा, सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो सैलरीज होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो किसी भी तरह से वोटेबल नहीं है लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 90 नंबर का डी तो हमारा करेक्ट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इसमें वोट नहीं किया जाता और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उनके पास है, तो वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकती है। लेकिन अगर आप अपना ऑप्शन बी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट, यहाँ पे देखिए एनी वर्ड का यूज़ किया, किसी भी तरह के लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए वो कोई रिट इशू कर सकती है। देखिए इनके पास रिट का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के लिए है, तो इसमें भी कभी कभी इमरजेंसी प्रोविज़न होता है, उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट बाउंड होती है कि वो किसी भी तरह वो वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट हमारा कर्टेल होता है, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमें स्टेटमेंट देखना है किसके रिगार्डिंग, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जो एडवाइजरी जुडिक्शन है उसके बारे में कहाँ पे डील किया गया है, आर्टिकल 143 में। तो फर्स्ट हमारा इसके बारे में स्टेटमेंट है, द प्रेफरेंस फॉर एडवाइस मे बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी रेफरेंस या एडवाइस जो बनाया दिया जाता है किसी भी लॉ और फैक्ट के मैटर में राष्ट्रपति के द्वारा। सेकेंड हमारा, डिस्प्यूट अराइजिंग ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो बी रिफर्ड टू इट। किसी भी तरह का ऐसा डिस्प्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से रिलेटेड हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से या एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, अगर वो उसको एक्सक्लूड किया गया है ओरिजिनल जुरिडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट के। थर्ड है हमारा, द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो एडवाइस दिया जाता है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है। देखिए आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है या किसी भी तरह का एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है। तो 3 तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। देन अगर 4 देखेंगे, ऑन द केसेस रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द केरला एजुकेशन बिल। एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखने के लिए, वो एक ऐसा केस उसमें से एक है केरला एजुकेशन बिल। देखिए केरला एजुकेशन बिल 1958 में आया था और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर किया गया था इस केस को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचता है और 4 केवल हमारे ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज in appeals from high court is regard to civil matters pertains only to a। जो appellate jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का अपील, जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा अपील आती है सिविल मैटर में, वो किस तरह की आती, केवल किस तरह की अपील वहाँ पे आ सकती है। देखिए एपेलेट जुरिडिक्शन है आर्टिकल 133 में, इसके बारे में हम लोगों ने डील किया था कि जो भी अपील आती है हाई कोर्ट से रिगार्डिंग द सिविल मैटर वो आर्टिकल 133 में आएगी। एंड सेकंड जो हमारा होता है, ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो वहाँ पे लॉ को देखा जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, केवल फैक्ट को नहीं देखा जाता है,
कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें कोई संवैधानिक मैटर शामिल हो। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ और किस तरह के केसेस को लाया जाता है, वैसा सारा केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो उसमें उसको इंटरवेन करना चाहिए, उन सारे केसेस को भी, उनके क्वेश्चंस को भी सुप्रीम कोर्ट में अराइज किया जा सकता है। ये भी आपके आर्टिकल 133 में प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटर पार्ट इन द यूएसए। देखिए यहाँ पे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से इंडिया का सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से अलग है, हमें ये बताना है। फर्स्ट हमारा इन इट्स रोल एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इंडिया में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पे कौन रोल करता है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडिया में तो रोल करता है सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूएसए में कौन करता है? देन बी हमारा इन इट्स एडवाइजरी रोल। थर्ड है हमारा इन इट्स रोल एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन जुडिशियल फील्ड इन द कंट्री। वो एक सुप्रीम अथॉरिटी की काम करती है सुप्रीम कोर्ट। थर्ड डी हमारा इन इट्स रिट के मामले में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 143 में इंडिया में एडवाइस जुडिक्शन की बात की गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडवाइजरी रोल के बारे में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं दी गई है, जैसा कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे अपना ऑप्शन को चूज करना है। ए हमारा एपेलेट जुडिक्शन, बी है हमारा एडवाइजरी जुडिक्शन, सी हमारा मिसलेनियस पावर्स एंड डी हमारा ओरिजिनल जुडिक्शन। देखिए ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में तो हम लोग बात करते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का जो मैटर होता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है इंडिया के, वो सारे केसेस आते हैं। तो डी में तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेडरल कोड के बारे में बात की गई है, एक्ट्स एज अ फेडरल कोड। तो डी में हमारा 4 कहाँ का है? ऑप्शन ए एंड बी में। देन हम लोग अगर देखेंगे तो मिसलेनियस पावर किस में आ जाएगा? आपका ऑप्शन ए में, क्योंकि इन दोनों में ए प्रोवाइड है। तो मिसलेनियस पावर्स में एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो हैज़ अ पावर टू रिव्यूज और जजमेंट। देन अगर आप देखेंगे अपना एडवाइजरी जुडिक्शन, तो एडवाइजरी जुडिक्शन किस में होता है? एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रिफर्ड। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लॉ और फैक्ट जिसमें शामिल हो। तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 143 में लॉ और फैक्ट के क्वेश्चन प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस लेती है। तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किस में है? ऑप्शन ए में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स एपेलेट जुडिक्शन इन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. Here courts means, देखिए कोई भी लॉ जो डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होता है भारत में सभी कोर्ट में। यहाँ पे ये जो वर्ड है कोर्ट्स, इस वर्ड का क्या मतलब है? ए हमारा ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी हमारा ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी हमारा ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट सच बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट 7 जज और मोर, डी हमारा ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा बेंच होता है जिसमें कि सारे के सारे जज इंक्लूड है सुप्रीम कोर्ट के, तो ऐसा केस आप लोगों ने नहीं ही सुना होगा। सी हम देखेंगे तो ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग 7 जजेस का बेंच, मीन्स ऑल कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और 7 जज का बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि केवल 7 जज के बेंच को हम लोग क्यों लेंगे? अगर लेना होगा तो 5 जज के बेंच को लेंगे, 9 जज के बेंच भी हुए हैं उनको लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो ऑप्शन ए एंड बी में, और यहाँ पे आपको 50-50 में आंसर सही करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी करती है जिसमें आप 50-50 में कंफ्यूज हो। तो हमारा ऐसा सारा जो कोर्ट होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग होता है, वहाँ पे ये होता है ऑल कोर्ट्स एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद के लॉ से बाउंड हो जाएगी, तो फिर उस लॉ को वो चेंज नहीं कर सकती है। जबकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जुरिडिक्शन को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, आज हम लोग 25 तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को हम लोग अगले डिस्कशन में शामिल करेंगे। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टू मेक रिक्वेस्ट फॉर अटेंडेंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एडहॉक जज। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जज को, किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने के लिए रिक्वेस्ट करे तो उसमें क्या क्या शामिल होगा,
मीन्स उनको क्या क्या करना होगा। ए हमारा ओनली प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे केवल प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट की जरूरत होती है। बी हमारा प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि कंसल्टेशन होना चाहिए जिस कोर्ट के हम लोग जज को बुलाएंगे उस कोर्ट के चीफ जस्टिस का। सी हमारा ओनली कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड, केवल उस हाई कोर्ट के जज के कंसल्ट की जरूरत है। डी हमारा नाइदर द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने पढ़ा है एडॉक जज के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत है, प्रेसिडेंट कंसेंट की जरूरत होती है। तो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात ही नहीं की जा रही है। अब आता है बात ए एंड बी पे। तो ए में ओनली प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के कंसल्ट की जरूरत होती है, लेकिन मान लेते हैं अगर हम लोग उस हाई कोर्ट के किसी जज को बुलाते हैं तो वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ बेंच का गठन किया गया होगा केसेस के मैटर में, तो वहाँ पे भी वहाँ के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि क्या हम इस चीफ जस्टिस को एज अ टेम्पररी जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ पे भी मिसमैच हो सकता है वर्क कंडक्ट का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.